अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ पॉपिटन लव का एक बात शेयर करने वाली हूँ। आप लोग तो बिल्कुल इस स्टोरी को इग्नोर कर रहे हो, लेकिन डोंट वरी, मैं तो इसको जैसे मैंने सोचा, जैसे मैंने इमेजिन किया वैसे ही करके इसको मैं कंप्लीट करूँगी और मैं कोई भी इसको शॉर्ट नहीं करने वाली। जो लोग मेरे सच्चे वाले फैंस हैं और जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनके लिए इसको ज़रूरी कंटिन्यू करूँगी, चाहे बाकी लोग देखें या ना देखें। आई डोंट केयर। वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा परवाह कर ली सब लोगों की। तो चलिए हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि आज कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग, थोड़ी रोमांटिक, थोड़ी इमोशनल और बहुत ज़्यादा सस्पेंस वाली होने वाली है। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वो रूह किसी और की नहीं बल्कि वो शान की मामा की थी, जो कि उनकी ऐसे अचानक होने वाली शादी की वजह से कितनी ज़्यादा ही परेशान थी। और वो इसी चर्च में तो थी, बड़ी मुश्किल से बचते बचाते, और वैनिंग और बाकी सारी रूहों से बचते ही वो वहाँ पे पहुँच गई थी। और आप पास उन्हें एक ही टेंशन थी, जो कुछ हो चुका था, हाँ वो हो चुका था, लेकिन उससे पहले कि वो शान और वांगजी का रिश्ता मज़ीद आगे बढ़े, उन्हें बस उसे बताना ही था। ये वांगजी कोई भी उसका मेट नहीं है, कोई उसकी वाइफ नहीं है। वो सिर्फ इसी काबिल है कि उससे नफ़रत की जाए और उसे मार दिया जाए। वो एक धोखेबाज है। वो खुद भी एक धोखेबाज है और एक धोखेबाज बाप का बेटा है, जिसने वो शान की मामा की ज़िंदगी बर्बाद की। उन्हें कैसे ही एकदम से छोड़ दिया, पलटकर अपने बच्चे की खबर तक नहीं ली, और आज उसी का बेटा कैसे ही वो शान की वाइफ बन सकता है। चाहे जो भी हो, लेकिन था तो वो उसका छोटा भाई ना। मुझे ये सब रोकना होगा। वो कितनी ज़्यादा बेचैन थी और फिर उन्होंने बाहर निकलना ही चाहा था, लेकिन वो तो अंदर ही कैद होके रह गई थी। वो जैसे एक पिंजरा ही था जिससे वो बाहर नहीं निकल सकती थी। कोई है क्या? मुझे निकालो यहाँ से, नहीं तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। प्लीज़ कोई है तो मुझे निकालो। वो बस ऐसे ही बोले जा रही थी, लेकिन बाहर कौन ही था जो उनकी आवाज़ सुनता। बाहर सिर्फ वो शान की छोड़ी हुई स्पिरिट सी थी, और वो तो उसकी मामा को नहीं जानती थी। हाँ, उनका काम हो चुका है। वो जब तक हो सका इस इवल स्पिरिट को अंदर ही रखने वाली थी, जब तक उनका मास्टर उन्हें अगला ऑर्डर नहीं दे देता। वांगजी की चीखें अब सिसकियों में बदल चुकी थी। वो शान, जो कि अपने असल रूप में ही उसके साथ इंटीमेट हुआ था, उसने कोई भी रहम नहीं खाया था, और वो क्यों ही खाता। अगर वो थोड़ा सा भी लीनियंट होता तो वो सही से उसको अपनी पावर और एनर्जी कैसे ही देता। फाइनली बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन सब हो ही चुका था, और वांगजी अब कैसे पास रो रो के थक ही चुका था। उसकी आंखें भी सूज चुकी थी, और वो शान पास उसकी तरफ देख रहा था। वो अब फिर से नॉर्मली हो चुका था। उसकी आंखों का रंग दोबारा से ब्राउन हो चुका था। वांगजी बस अब सिसकियाँ ही ले रहा था, और वो रोते रोते कैसे कांपे भी जा रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब करना पड़ा। मैं तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन ये ज़रूरी था। तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आई होप तुम समझोगे। वांगजी बस चुपचाप रो ही रहा था, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। देखो, मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। हाँ मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं पूरा इंसान नहीं हूँ। मेरी सच्चाई कुछ और है। और फिर विश्वान ने उसे बता ही दिया था कि वो कौन है, वो क्या है। और वांगजी तो उसका वो असल रूप देख ही चुका था। अब उसे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। जो कुछ उसके साथ होना था वो हो ही चुका था। उसकी ज़िंदगी जो कि एकदम से बदल ही गई थी। एक हफ्ते से भी कम वक्त में वो कहाँ से कहाँ ही पहुँच चुका था। वो अपनी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा खुशबाश था, सब कुछ ही तो ठीक चल रहा था। बस वो एक मार्क था जो कि उसे हमेशा दर्द ही देता रहता था, और उसके मामा पापा पास उसकी जल्दी शादी करना चाहते थे। अभी तो उसकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि वो शादी के बाद भी उसे कंप्लीट कर सकता है। उसे पढ़ने का, आगे बढ़ने का कितना ज़्यादा ही शौक़ था, लेकिन फिर उसने मामा पापा की खातिर हाँ बोल ही दी थी।
और अभी उसे 18 के हुए पास 80 दिन हुए थे ना, जब उसके लिए मामा पापा ने कोई अच्छे से अल्फ़ा लड़के देखने शुरू कर दिए थे। वो सबको अच्छा ज़रूर लगता था, पसंद भी आ जाता था, लेकिन जब भी लोग उससे मिलते थे तो उसका मार्क वो उनको नज़र आ ही जाता था। कितना छुपाने पे भी नहीं छुपता था, और अगर वो किसी तरीके से उसे अपनी शर्ट से भी कवर करता था तो तब भी उसमें होने वाला दर्द जो कि उसे ज़ाहिर कर ही देता था। उसकी सेंट तो किसी को फील ही नहीं होती थी, और कोई क्यों ही किसी और के मार्क ओमेगा को अपनी वाइफ बनाता। वांगजी ने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उसे अब एहसास हो ही रहा है। उसे अपने मामा पापा की बात मान लेनी चाहिए थी, और आज वो अपनी गलती की सज़ा भी भुगत ही चुका था, एक ऐसे इंसान के साथ शादी करके जो कि पूरा इंसान भी नहीं है। वांगजी, तुम सुन रहे हो ना? देखो, मैंने बोला ना, मुझे माफ़ कर दो, यही सच्चाई है। मैंने बस सब कुछ तुम्हारी हेल्प करने के लिए किया है, और मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा। वो स्पिरिट जो भी थी आप उस चर्च में कैद हो चुकी है, हम उसे निकाल लेंगे, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं उसे काबू नहीं कर सकता। इसीलिए जब तक वूश नहीं आ जाता, वूश तुम्हें मैंने बताया ना उसके बारे में, हाँ, वो मेरे साथ ही रहता है। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक उसे वहीं पे कैद रहना होगा। अगर वो बाहर निकल आएगी तो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, तुम समझ रहे हो ना? तब तक प्लीज़ तुम खुद पे कंट्रोल कर लो, मैं कुछ नहीं करने वाला। मम्मी पापा को वापस भेज दें। क्या? हाँ, मम्मी पापा को भेज दें। मेरे साथ जो होना था वो हो चुका है, और मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन प्लीज़ उनको यहाँ से भेज दें, उनको ठीक रहना चाहिए। वांगजी ने कितनी मुश्किल से बोला था, और वुशियान चुप ही हो गया। लेकिन रात के इस टाइम आप कर सकते हैं ना? प्लीज़, मैं नहीं चाहता वो स्पिरिट फिर से मुझे अपने कंट्रोल में कर ले और मैं अपने मामा या पापा को हर्ट कर दूँ। मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, और मैं इसके लिए कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकता। मैं कैसे ही अपनी मामा के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर किया, और मैंने कैसे ही अपने पापा को मारा। मैं नहीं कर सकता ये सब। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने ऐसा नहीं किया, और अगर तुमने किया है तो उससे थोड़ी किया है। वो शान बास उसे समझा ही रहा था। नहीं, आप प्लीज़ उन्हें भेज दें, बस एक एहसान कर दें, और मैं यहाँ ही हूँ। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं यहाँ पे ही रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। उसने बस इतना ही बोला था, और वो फिर से रोना शुरू हो ही गया था। वो श्यान को कितना ही ज़्यादा तरस आ रहा था वांगजी पे। वो जब उससे मिला था तो वो ऐसा तो नहीं था, वो कैसे ही हो चुका है, एकदम बेबस लाचार सा। ठीक है, मैं वेंडिंग से कहता हूँ वो इंतज़ाम कर देगा। वो श्यान बाहर चला गया था, और वांगजी जो फिर से ही अपने पिलो को पकड़ के अब रो ही रहा था। उसे वो श्यान ने हाथ से ज़्यादा ही दर्द दिया था। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर सब कुछ ही तो टूट फूट चुका है। 1 घंटा ही गुजर गया था, और प्रशांत फिर से रूम में आया। मैंने अंकल और आंटी को भेज दिया है, और बहुत मुश्किल से ही भेजा है, और मैंने ही उन्हें मना किया है कि तुम उनसे ना मिलो। तुम समझ रहे हो ना मैंने ऐसा क्यों बोला? उसने बस इतना ही बोला था। उसके आंसू तो अभी तक रुक नहीं रहे थे। आप बात करो, कितना रोगे तुम? तुम्हारे मामा पापा जल्दी से इस शहर से बाहर निकल जाएंगे, और फिर वो घर जाके तुम्हें कांटेक्ट करेंगे, और जब सब सही हो जाएगा तुम भी चले जाना, मैं खुद तुम्हें भेज दूंगा। और ये शादी, इसके लिए तुम परेशान नहीं हो। मैंने बोला ना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं वैसे ये सब नहीं करना चाहता था, मेरी कुछ वैल्यूज़ हैं, मैं ऐसे तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता था, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल आज़ाद होगे। काश ये सब ना होता, काश वो मनहूस दिन ना होता, काश मैं यहाँ पे ना आता, और काश मैं उस दिन अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। वांगजी बस रोते रोते बोल रहा था। क्या? किस दिन की बात कर रहे हो तुम? वो श्यान भी अब उसके पास ही बैठ गया था। ये ले लो, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। उसने उसे पेन किलर्स ही दी थी, और फिर वांगजी बहुत मुश्किल से उठ ही बैठा था।
उसने वो ले भी ली थी। थैंक यू। उस दिन की जब ये सब शुरू हुआ था, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि मैं बाहर निकल गया था। पापा यहाँ पे शिकार करने आए थे, उन्हें कितना ज़्यादा ही शौक था ना शिकार करने का। और फिर मैं भी आ ही गया था, तब मैं स्कूल नहीं जाता था ना। मुझे नहीं पता मैं कैसे उस जंगल में पहुँच गया। और फिर जब मैंने आंखें खोली तो मैंने क्या ही देखा था मेरे सामने, वो एक भेड़िया ही तो खड़ा था। मैं कितना ज़्यादा ही डर गया। हाँ, मुझे और कुछ याद ना हो, लेकिन ये कुछ चीज़ें मुझे अच्छे तरीके से याद हैं। भेड़िया? वो शियान के जहन में जैसे कुछ कुछ रोशनी हो ही रही थी। हाँ, वो भेड़िया था। वो कैसे मेरे सामने खड़ा था और मैं कितना ज़्यादा डर चुका था। वो पास अटैक करके जैसे मुझे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे वो आ गया था। कौन? कौन आ गया था वहाँ पे? वो शियान उसके करीब ही आ गया। वो वही मेरा मेट, वही तो वहाँ पे आ गया था ना। उसके हाथ में गुलाब के कितने सारे फूल थे और उसने स्कूल का यूनिफॉर्म ही पहना हुआ था। वो मेरे पास आया। उसने मुझे पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरा घर किधर है, और उसने बोला कि वो मुझे घर छोड़ देगा। फिर कौन से रंग के गुलाब थे उसके पास? उसके पास लाल गुलाब थे और कुछ पिंक भी थे। और फिर क्या हुआ? वो शियान का दिल जैसे तेज तेज ही धड़क रहा था। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उसने एकदम से मेरी आंखों में देखा और फिर अगले ही लम्हे उसने मुझे मार काट दिया। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था और फिर मैं पता नहीं कहाँ ही चला गया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गिर गया था शायद। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने रूम में था, मामा पापा के पास। उसके आगे मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, कहाँ ही चला गया। वो बस मुझे ऐसे काट के फेंक के चला गया किसी जानवर की तरह। अगर वो नहीं होता तो ये सब ना होता। मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती, सब नॉर्मल होता। मैं ऐसे बर्बाद नहीं होता, मेरे साथ ये सब नहीं होता, मैं ऐसे ही अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाता, मेरी ज़िंदगी ऐसे नहीं हो जाती। सब उस मनहूस दिन की वजह से हुआ है। काश वो ना होता, काश मैं ही ना होता। ये सब होने से पहले मैं मार ही जाता। वांजी फिर से रोना ही शुरू हो गया था। उसके दिल का दर्द और उसकी बॉडी का दर्द दोनों ही तो बस उसे रुलाए जा रहे थे। उसके माँ बाप उससे बिना मिले चले गए। हाँ, ये उनकी सेफ्टी के लिए था। और अब वो पता नहीं कब तक यहाँ पे है और वो कितना ही टाइम जिंदा रहेगा उसे नहीं पता। वो वो बुरा था, वो बहुत ज़्यादा ही बुरा था। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जानवर कहीं का। मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। वो कैसे अपना मुँह पीलों में छुपा के बस रो के बोले ही जा रहा था। और वो शियान जिसका सर जैसे सच में अब दर्द ही करने लगा और सर के साथ उसके दिल में भी दर्द हो ही रहा था। उसने एकदम से आंखें बंद की थी और जैसे वो धुंधला धुंधला मंजर उसकी आंखों के सामने अब साफ ही हो रहा था। हाँ, उस दिन वही तो था जब वो घर आया था स्कूल से और मामा ने बोला था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वो अपने नानू की हमेशा बात माने। हाँ, वही था जो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के उस दिन गुलाब लेने गया था। वही था जिसे वो छोटा सा बच्चा नजर आया था, जिसके सामने एक भेड़िया ही खड़ा था। और वही तो था जिसने उसे मार कर दिया। और मार करने के बाद क्या ही हुआ, वो शियान को कुछ भी याद नहीं। ओह माय गॉड! उसने एकदम से आंखें खोली और अपने सामने रोते हुए वांगजी को देखा था। तुम तुम वही हो ना? तुम उस टाइम कितने साल के थे? 4 साल का था मैं। ओह माय गॉड! मुझे माफ़ कर दो। आप माफ़ी क्यों ही मांग रहे हैं, और वैसे भी जो होना था वो हो ही चुका है। मुझे माफ़ कर दो। वो बहुत गलत हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहा हूँ। उसने आगे बढ़ के जैसे वांगजी को हग करना चाहा था, लेकिन वांगजी पीछे ही हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप क्यों ही गिल्टी फ़ील कर रहे हैं? वो तो उसे करना चाहिए ना जो ये सब कुछ करके चला गया। आपने तो मेरी हेल्प की है, और अगर आप नहीं होते तो शायद मैं बहुत पहले ही मर जाता। वो इवल स्पिरिट जो भी है मुझे मार ही डालती। शायद वो मेरा मेट ही होगा। वो तुम्हारा मेट नहीं है और वो तुम्हें नहीं मारना चाहता। तुम्हारा मेट मैं ही हूँ, वो मैं ही था
जो उस दिन चला गया था, लेकिन मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मुझे सब क्यों ही याद नहीं था, लेकिन अब मुझे याद आ गया है। वांग जी, वो मैं ही था जिसने तुम्हें माफ़ किया था। वो मैं ही था जिसने सब कुछ किया, मुझे माफ़ कर दो। क्या? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सही कह रहा हूँ। उशियान की आंखों से भी आंसू गिरने ही लगे थे और उसे वो सारा दिन जैसे एकदम से याद ही आ गया था। उस दिन मैं पता नहीं कैसे ही वो सब कर गया। मेरी मामा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, उन्होंने बोला कि उन्हें गुलाब चाहिए। मैं उनके लिए फूल लेने गया था और तब वो सब हो गया। और तुम जानते हो, जब मैं घर पहुंचा तो क्या ही था, मेरी मामा ने अपनी जान ले ली थी। उन्होंने अपना गला काट लिया था, वो मर गई। और उसके बाद पता नहीं मैं कैसे ही सब भूल गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन अब मुझे याद आ गया है। तुम फिक्र ना करो, सब सही हो जाएगा। और तुम्हारा कोई और मेट नहीं है जिसने तुम्हें माफ़ किया था। तुम किसी गलत इंसान के पास नहीं हो, वो मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ और मैं ही तुम्हारा मेट हूँ, मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और अगर तुम नहीं चाहते हमारे इस रिश्ते को कायम रखना तो तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा। मैंने और मेरे बॉन्ड ने तुम्हें हमेशा दर्द ही दिया है। मैं तुम्हें और दर्द नहीं दूँगा। वो शियान बास रो ही रहा था और वांग जी की आंखों में उसने फिर से ही देखा था। वांग जी की आंखें जो कैसे रेडी हो चुकी थी और वांग जी भी उसकी आंखों में देख रहा था। इतने साल पहले वाला मंजर तो फिर से ही ताज़ा हो गया था। वो शियान उसकी आंखों में देख रहा था और जैसे उसके दिल ने फिर से गवाही दी, हाँ ये वही है, उसका मेट, उसकी ज़िंदगी, उसका प्यार जो उसी के लिए बना था और आज वो उसी के साथ है। तुम मुझे माफ़ करोगे ना वांग जी? हाँ, क्या मैं तुमसे माफ़ी की उम्मीद रख सकता हूँ? उसने वांग जी का हाथ पकड़ा था और वांग जी की उदास आंखें जैसे एकदम से चमकने लगी थी। उसका दिल और दिमाग एकदम से जैसे सुकून में ही चले गए थे। वो दर्द जो वो शियान ने अभी अभी उसे दिया था जैसे गायब ही हो गया था। उसे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, वो बता नहीं सकता था। हाँ, उसे उसका मेट मिल चुका है। ये वही है जो उसकी ज़िंदगी का साथी है। और उसने तो सोच लिया था ना, चाहे वो कोई भी हो, वांग जी उसके साथ ही रहेगा। और फाइनली वो उसी के साथ था। वांग जी ने अपने आंसू एकदम से साफ किए थे और उसने वो शियान के हाथ पे अपना हाथ रख दिया। माफ़ करूँगा लेकिन एक शर्त पे। हाँ, कौन सी शर्त? वो शियान की आंखें में जैसे चमकने लगी थी उम्मीद से। यही शर्त कि तुम आप दोबारा से मुझे अपना वो वाला रूप नहीं दिखाएंगे। मेरा दिल बहुत ज़्यादा वीक है और मुझे जिन्नों से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। और अब मैं अपने जिन हस्बैंड के साथ कैसे ही रहूँगा, ये मैं सोच सोच के डर रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपको वांगजी चाहिए अपनी वाइफ के तौर पर, तो आपको एक इंसान का बच्चा बन के रहना पड़ेगा, ना कि जिन का। उसने बोल के एकदम से स्माइल किया था और वो शियान जो कि हैरान ही था। तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तुम नाराज़ नहीं हो? तुम मुझसे नफ़रत नहीं करते? मैं इंसान नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, मैंने तुम्हें दर्द दिया, इतना हर्ट किया। हाँ, वो तो किया, लेकिन मैं माफ़ कर सकता हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है। जितना हस्बैंड मेरा बड़ा है, मेरा दिल भी उतना ज़्यादा ही बड़ा है। वांग जी ने फिर से स्माइल किया था और वो शियान ने उसे आगे बढ़ के आगे कर लिया। थैंक यू सो मच, आई लव यू वांग जी। उस वक़्त मैं नहीं कह पाया, लेकिन तब शायद मेरे दिल में एकदम से तुम्हारे लिए प्यार ही आया था। मैं छोटा था, उस फीलिंग को समझ नहीं सका, लेकिन ये हमारा प्यार ही है ना, उसकी ताकत ही है ना जिसने हमें एक साथ कर दिया। देखो, तुम किसी और के पास नहीं गए, तुम्हारी बॉडी को किसी और ने टच नहीं किया और ना ही मैंने किसी और के साथ सब किया। हम एक दूसरे के लिए थे और देखो हम एक दूसरे के पास पहुंच गए। वो शियान प्यार से बोल रहा था और वांग जी की आंखों में भी फिर से ही आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। हाँ, सही कह रहे हैं। जानते हैं, मैंने सोचा था मैं तो मर जाऊंगा। मैं कैसे अपने मेट को धोखा दे सकता हूँ? मेरे दिल में कितना ज़्यादा दर्द था, कितनी ज़्यादा चुभन थी, ये सोच सोच के कि मेरा मेट कोई और है।
मैंने शादी किसी और से की और मैं उसके इतना करीब चला गया। हो थैंक गॉड, सब सही है। वांग जी कितना ज़्यादा ही खुश था और वो शान भी। और फिर वो एकदम से उससे अलग ही हुआ था। भाई साहब बिल्कुल नहीं रोना तुमने, मैं साफ सही कार दूंगा। तुम्हारा हस्बैंड साफ सही कार देगा। कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो जिन हो, कोई भी हो, मैं तुम्हें किसी के आगे नहीं जाने दूंगा और ना ही मैं किसी को तुम पे अटैक करने दूंगा। आई प्रॉमिस। कोई भी मुसीबत तुमसे आने से पहले मुझ तक आएगी और तुम्हें मारने वाले को पहले मुझे मारना होगा, वो शियान ने बोला था। और फिर उसने वांग जी को अपने करीब ही कर लिया था। वो उसे किस करना चाहता था और वांग जी ने जैसे अपने होंठ उसके होंठों पे राखी दिए। जो काम करना हो उसके लिए सोचते नहीं है, बस काट डालते हैं। वो अब दोबारा से एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन इस बार हस्बैंड और वाइफ की तरह। इस किस में प्यार था, पैशन था, इतने सालों के इंतज़ार का दर्द भी था और एक दूसरे को पा लेने की खुशी भी। वो शियान जो कि वांग जी को अपनी और ज़्यादा ही करीब काट चुका था। वो शियान और वांग जी कितने ज़्यादा ही करीब थे। दोनों की बॉडीज़ जो कि हाथ से ज़्यादा ही कम थी। वो शियान के अंदर की आग और वांग जी के अंदर की हीट अब दोनों ही जैसे अपनी पीक पे थी। और वांग जी ने ऐसे ही पास उसे किस करते करते एकदम उसे उसकी नेक पे बाइट कार के मार्क भी काट दिया था। बस ठीक हो गया अब हम कभी नहीं अलग होंगे। आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। आपने मुझे 2 बार मार किया और मैंने भी आपको काट दिया। वो कितना ज़्यादा ही खुश था। और फिर से जैसे उसे दर्द ही होने लगा। ओह अब तुम्हें क्या हो गया? आप शायद भूल रहे हैं मैं अपनी हीट में हूँ, लेकिन मैंने उसका इलाज तो किया। आपने उसका इलाज कहाँ भी किया है? वांग जी ने बोला था और वो शियान जैसे कुछ समझा ही नहीं। तो फिर से करूँ क्या? हाँ बिल्कुल, आपकी बाहर इंसान बन के। वांग जी ने नीचे लेट के जैसे वो शियान को अपने ऊपर ही गिरा लिया था और वो शियान अब फिर से वांग जी के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी था। उनकी बाकी रात तो अब ऐसे प्यार में गुजरने वाली थी। वांग जी ने उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया था दिल से और वो उसी का तो इंतज़ार कर रहा था। और वो शियान, उसका दिल भी तो वांग जी के लिए प्यार से ही भरा था ना। उसे 12 साल पहले वाला सब याद आ चुका था और उसके साथ उसके दिल में सोई हुई वांग जी के लिए फीलिंग्स और उसकी मोहब्बत भी तो जाग ही गई थी। और अब की बार वो एज ए हस्बैंड ही उसके साथ इंटीमेट होगा। वांग जी की हीट ने वो शियान को अपने कंट्रोल में कार ही रखा था और फिर वो शियान ने वांग जी को वैसे उससे किस कर रहा था और इसकी बॉडी पे उसने कितने ज़्यादा हिक्कीस बनाए थे। वांग जी बस अब एंजॉय कर रहा था। जितना दर्द उसे लेना था वो ले चुका था, अब सिर्फ खुशियों की बारी थी। हाँ, ये खुशियाँ जो बस वांग जी और वो शियान की थी, उनकी ज़िंदगी में अब कोई भी दुख नहीं आएगा, ऐसा बस वही सोच रहे थे। ये रात उन्होंने कितने ही अच्छे तरीके से गुजारी थी। वांग जी जो पहले चीख रहा था, बस मौन कर रहा था वो शियान का नाम ले लेके। और उसने बस ऐसे ही अपनी ज़िंदगी की ये पहली और सबसे अच्छी रात गुजार ही ली थी। सुबह के 4 होने वाले थे और वो शियान ने फिर उसे छोड़ ही दिया। ओह, अब तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए मेरी जान, उसने बोला था। और फिर वांग जी ने अपना हाल ही देखा। ओह, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हाथ से ज़्यादा ही थक चुका हूँ। 2 लोगों को बर्दाश्त करना आसान है क्या? 2 लोग? कौन 2 लोग? किसकी बात कर रहे हो तुम? वो शियान का एकदम से जैसे फेस रेड ही पड़ गया और वांग जी एकदम से डर ही गया। मेरा मतलब है आप और आपका वो दूसरा वाला रूप। पहले आप कितने ज़्यादा वाइल्ड थे, मैंने बहुत मुश्किल से ये सब किया है, उसने डरते डरते बोला था। और क्या आप क्या समझ रहे थे? कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, तुम याद रखना। और जो मेरा है मैं उसे किसी के साथ नहीं बांटूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा और ना ही मैं आपका हक किसी और को दूँगा। मैंने बस मज़ाक किया था, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। इट्स ओके,
अब मैं इतना ज़्यादा भी कोई बुरा नहीं हूँ, और तुम भी ज़रा सोच समझ के बोला करो, मुझे ऐसी बातें भी पसंद नहीं है। वो शियान ने बोला था, और वांग जी फिर अपना आप देख ही रहा था। उसने खुद के साथ साथ तो सारे बेड की चादर को भी गंदे कर डाला था। ओह, ये क्या कहा दिया मैंने, इससे और कुछ नहीं, और कसम कहते हैं मेरी जान। व्हाट द हेल, मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, और मेरे पास ये गंदी गंदी बातें सोचने का और करने का कोई टाइम नहीं होता। वांग जी एकदम से रेडी पाट चुका था और अपने कारनामे को देख ही रहा था। ओहो, देखो तो ज़रा इनोसेंट इंसान को। ये इस बात का सबूत है कि इस इनोसेंट छोटे से इंसान ने कितना ज़्यादा इंजॉय किया था मेरे साथ डिंग डोंग करना। और आप देखो इसकी मासूमियत को। मुझे नहीं पता बस ये साफ करें और बुलाएं अपने सारे वो जिन्न भूतों को। हाँ, उनको बोलें ये बेड की चादर से ये सब को ठीक करें। अच्छा, तो में शर्म है कि नहीं है? मैं उनको बुलाऊं कि देखो, आके देखो ज़रा, मेरी प्यारी वाइफ ने क्या ही कारनामा किया है। ये वो नहीं करने वाले। तो क्या मैं करूँगा? मैं उठ के ये सब नहीं धोने वाला। मेरी टाँगों में जान नहीं, मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं तो वॉशरूम भी नहीं जा सकता। वांग जी बोल रहा था, और वो शियान को जैसे उस पे हंसी आई। ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम नहीं करने वाले हो, और क्या तुम्हारा चीनी हस्बैंड तुम्हें ये सब करने देगा? बिल्कुल नहीं। ये देखो अभी सब सही होने वाला है। उसने जैसे एक चुटकी बजाई थी, और बेड की चादर जो कि एकदम से नीट हो चुकी थी। लेकिन वांग जी का क्या, वो तो अभी तक डर्टी ही था। एक चुटकी बजाएं और मुझे भी सही से क्लीन कर दें, वो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। चलो उठ जाओ, आप लेजी कहीं के। वो शियान ने जैसे उसे ऐसे ही उठा लिया था, और अब वो उसे लेके वॉशरूम में आ ही चुका था। चलो खड़े हो जाओ यहाँ पे। अब मेरे से नहीं खड़े होने हुआ जा रहा, मैं क्या करूँ? वो जैसे शार के नीचे खड़ा हो ही नहीं पा रहा था, और उसने गिरने से पहले जैसे वो शान को थाम लिया था। वो शान अब दोबारा से उसे बाथ टब में बिठा चुका था, और उसके कपड़े भी तो उसने साफ कर ही डाले थे। और वांगजी पास मज़े से साफ देख ही रहा था। अब क्या तुम्हें भी मैं नहलाने वाला हूँ? हाँ बिल्कुल, जब गंदा किया तो साफ भी तो आप ही करेंगे ना। उसने प्यार से उसका हाथ पकड़ के अपनी बॉडी पे रख लिया था, और फिर वो शान जो कि अब उसे क्लीन ही कर रहा था, वो बस उसे साफ कर रहा था और साथ में उसकी बॉडी को टच भी कर रहा था, और वांग जी को ये टच नई सी सेंसेशन ही दे रहा था। वो फिर से ही, हाँ एक बार फिर से ही अपने हस्बैंड के साथ सब कुछ करने के लिए जैसे रेडी था, और उसने एकदम से वो शान का हाथ पकड़कर कहीं रख ही दिया था। व्हाट था? और अगली बात कंप्लीट होने से पहले ही वांग जी वो शियान को, जो कि हैरान था उसे देख ही रहा था, पकड़ के किस भी करना स्टार्ट करती थी। कुछ भी नहीं हुआ था, सब वैसे ही है जैसे होना चाहिए। और आप भूल रहे हैं कि आपकी वाइफ को आपकी ज़रूरत है, तो ये सब बाद में, पहले आप अपनी वाइफ को खुश करेंगे। यहाँ पे? हाँ यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे ही चाहता हूँ। उसने वो शियान को भी जैसे अपने पास बुला ही लिया था, और फिर 2 राउंड तो बाथ टब में भी हो ही चुके थे, और अब 6 बजे तक वो अपने रूम में आ ही चुके थे। वांग जी जो कि अपना फरमाइशी प्रोग्राम पूरा करवाने के बाद बिल्कुल जैसे थक ही चुका था, और विशान जो कि बस रेड फेस के साथ उसे देख ही रहा था। उसने एक चुटकी बजाते ही उसे ड्रेसअप भी कर दिया था, और फिर उसे ब्लैंकेट दे के अब वो सुलाने ही वाला था। अब तुम सो जाओ, अंकल आंटी भी पहुंच ही चुके होंगे, थोड़ी देर तक उनकी कॉल आ जाएगी, सब सही हो जाएगा। वैसे ही उसके फोरहेड पे किस करके अब उसके पास ही लेटने वाला था, और वांग जी जो कि फिर से उसे हक कर चुका था। आई लव यू माई हस्बैंड। आई लव यू टू। उसने ऐसे ही वांग जी को अपने सीने पे लिटा लिया था, और उसका दूसरा हाथ जो कि बेड की साइड टेबल पे रखी हुई उस फोटो की तरफ ही चला गया था, जिसे उसने उल्टा करके ही रख दिया था। आई लव यू मामा। आज आप होती तो कितना ज़्यादा खुश होती। फाइनली मुझे मेरा मेड मिल चुका है, मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है मामा। वो उनकी तस्वीर को देखते हुए बोल रहा था, और वांग जी ने एकदम से आंखें खोल दी।
मामा की फ़ोटो है, मुझे भी दिखाएं। हाँ मामा की फ़ोटो है। ये बात टेबल पे मैंने वैसे ही रख दी थी, मैं उनके सामने ये सब नहीं कर सकता था। ओह, तो आपको सासू माँ से शर्म आ रही थी क्या? वांग जी थोड़ा सा स्माइल करके उससे वो फ़ोटो ले ही ली थी और पास से एकदम से जैसे वो उछल के बैठ ही गया था, जैसे उसे बहुत ही ज़ोर का झटका लगा हो। क्या हुआ? मामा बहुत ज़्यादा प्यारी है ना? हाँ बहुत ज़्यादा। वो जैसे खोया खोया से ही बोला था और वो शान उठी। क्या क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तुम्हें फिर से पेन तो नहीं हो रहा? मैं मेडिसिन दूँ तुम्हें? क्या ये आपकी सगी मामा है? हाँ सगी मामा है, इन्होंने तो मुझे पैदा किया था और यही तो हैं जिनकी वजह से तुम्हारा हस्बैंड जी नहीं है। उसने वांग जी की नाक को ज़ोर से खींचा था और वांग जी जैसे एकदम से हाथ पीला ही पड़ चुका था। क्या हुआ? सब सही है ना? ये आपकी मामा? हाँ क्या हुआ मेरी मामा को? तुम ठीक हो? उसने एकदम से जैसे वांग जी के फेस पे टच किया था, जो कि हीट में होने के बाद भी एकदम से जैसे बर्फ़ के जैसे ठंडा ही पड़ चुका था। ये मेरी भी बड़ी मामा है, उसने जैसे बोला था और वो शान उसकी तरफ देख ही रहा था। हाँ तुम्हारी भी मामा है, मेरी मामा है तो तुम्हारी भी होंगी ना? नहीं, ये बड़ी मामा है। वांग जी पास आप काँप ही रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू ही हो गए थे। उसकी ज़िंदगी जो कि बस कुछ घंटे पहले सेट हुई थी, अब बहुत बड़े डिज़ास्टर की तरफ ही जा रही थी। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? हाँ, क्या बोले जा रहे हो तुम? सही से बताओ। वो शियान ने एकदम से जैसे उसे झंझोड़ ही डाला था और वांग जी ने एकदम से उसकी तरफ देखा था। कितने सारे आंसू उसके पास गिर ही चुके थे। हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आपकी मामा कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा की फर्स्ट वाइफ है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ ये कोई मजाक करने का टाइम है और ऐसा गंदा मजाक बिल्कुल नहीं करो। उसने कितनी मुश्किल से बोला था और उसके आंसू जैसे गिरने लगे थे। सब कुछ बर्बाद होने का एहसास जैसे उसके दिल को हो ही रहा था। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। वांग जी के आंसू और ज़्यादा ही शदीद हो चुके थे और उसने जैसे वो शान को आगे कर लिया। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा। हमने हमने बहुत बड़ा गुनाह कर डाला। आप कोई और नहीं बल्कि पापा के पहले बेटे और आप मेरे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। नहीं आप मेरे बड़े भाई हैं। नो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो शान ने एकदम से वांग जी को ज़ोर से पीछे धक्का दिया था और उसने कितनी ज़ोर से चीख मारी थी। वो अपने बालों को जैसे नोचने लगा था। हाँ यही सच है, वांग जी ने रोते रोते बोला था और वो अपने ही नीज़ को जैसे हाथ करके अब रो ही रहा था। कितना ज़्यादा ऊंची आवाज़ से वो रो रहे थे दोनों और वो शान को यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पापा मार चुके हैं। ये मेरे पापा नहीं हैं, वो तुम्हारे पापा हैं। ऐसा नहीं बोलो वांग जी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं वो आपके ही पापा हैं। मैंने खुद उनकी तस्वीरें देखी हैं मामा के साथ और उन्होंने खुद मुझे बताया था कि आपकी मामा यानी कि उनकी फ़र्स्ट वाइफ मार चुकी हैं और उसके बाद ही उन्होंने मेरी मामा से शादी की थी। वो आपके पापा हैं और उन्हें उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप उनके बेटे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी आपका ज़िक्र तक नहीं किया। ये झूठ है, तुम बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो? वो शियान बस एकदम से वांग जी का जैसे गला ही पकड़ने वाला था और वांग जी ने उसका हाथ जैसे और ही ज़्यादा मजबूती से पकड़ लिया। हाँ सही है, मार डाले मुझे, जो कुछ हो चुका है उसके बाद तो मेरा मर जाना ही सही है। वो फिर से रो रहा था और वो शियान जैसे अब रुक के फिर से रोने ही लगा। मार डालो उसे, सही तो कह रहा है वो। उसने एकदम से अपने पीछे आवाज़ ही सुनी थी और जैसे वो चल ही पड़ा था। वो मामा की आवाज़ थी और उसने मुड़ के देखा। मामा उसके सामने खड़ी थी, कैसे ही जैसे वो मरी थी, बिल्कुल वैसे ही उनके गले से वो खून टपक ही रहा था और वांग जी की आंखें जो कि फैल ही चुकी थी। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और वो शान उन्हें देख रहा था। मामा, मामा क्या ये आप हैं? हाँ मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें कितना रोकने की कोशिश की। हाँ मैंने कितना तुम्हें इससे दूर करने की कोशिश की, लेकिन तुम समझे नहीं। तुमने ये क्या काट डाला? तुम ऐसे कैसे अपने भाई के साथ ये सब कर सकती हो? बोलो,
ये धोखेबाज है, ये मक्कार है या फरेबी है, जैसे इसका बाप था, तुम्हारा बाप था। इसे मार डालो, इसके जिंदा रहने का कोई जवाब नहीं बनता, इसे मार डालो। वान जी धोखेबाज साहब सुन नहीं रहा था और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो शान की मामा बस उसे बार बार यही बोले जा रही थी कि इसे मार डालो। मामा, मामा ऐसे नहीं बोले, मैं इसे मार डालो, ये बहुत बुरा है, ये भी उसकी तरह का ही है। और तुम क्या समझते हो, ये बेकसूर है, ये मासूम है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। इसने तुम्हें धोखा दिया है, इसने तुमसे पहले वो से शादी कर रखी है, ये उसके साथ भी 2 रातें गुजार चुका है और अब तुम्हारे साथ। ये किसी तरह भी एतबार के काबिल नहीं है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, इसे मार डालो। मामा बस बोल रही थी और वांगजी जो भी कि अब दोबारा से पीछे गिर ही चुका था। वो ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मामा, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? वो शान बस अब रो ही रहा था और मामा की तरफ देख रहा था, जिनकी आंखों से बस खून के आंसू गिरे जा रहे थे।